हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो एक्सरसाइज 9.6 में आपको एक न्यू वे मिलेगा कि हमें अपने जो डिफरेंशियल इक्वेशन से जो जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं वो एकदम आपके लिए एक न्यू प्रोसेस से हम फाइंड आउट करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे एक्सरसाइज 9.6 में जो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है एक्चुअल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो व्हाट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन? A differential equation of the form like this and this. So यहाँ तो अभी सबसे पहले आप इस इक्वेशन को देखो, ये जस्ट एक अनदर फॉर्म है उसकी, राइट? सो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जो इस तरह से आपके पास हैं, जैसे कि फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आप जिन्हें कहते हैं। सो dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, मतलब P और Q का यहाँ पर क्या है वो मैंने एक्चुअल में आपको यहाँ पे लिख के बता दिया है। दैट मीन्स P Q है आपके कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ x ओनली। और वो अगर इस तरह से है, यहाँ पर क्या है dy अपॉन dx और यहाँ पर y है, तब जाकर P और Q जो होंगे वो या तो कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं या तो फंक्शंस हो सकते हैं ओनली x की फॉर्म में, ठीक है, x के होंगे। और अगर आपके पास dx अपॉन dy की तरह है और यहाँ पर x है, यहाँ पर dy अपॉन dx है, dy ऊपर है तो यहाँ पर भी y ऊपर है, dx अपॉन dy, dx ऊपर है तो यहाँ पे x ऊपर है, तब p और q जो आपके होंगे वो कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस ही होंगे, लेकिन वो कौन सी फॉर्म में होंगे, मतलब y के होंगे। यहाँ पे p q जो है वो कांस्टेंट हो सकता है या तो फंक्शंस हो सकते हैं ऑफ x ओनली, यहाँ पर पी क्यू है कॉन्स्टेंट्स और फंक्शंस हो सकते हैं ऑफ y ओनली। सो इस तरह के जो आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आप उसे बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो यहाँ तो इधर वो आपको इस तरह से दिख सकती है या तो वो इस तरह से दिख सकती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मैंने आपको नीचे प्रोवाइड किया है जिसकी हेल्प से आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि एक्चुअल में पी क्यू का मतलब क्या कहना चाह रही हूँ मैं, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर जैसे ही आपने देखा dy अपॉन dx प्लस वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, तो यहाँ पर ये dy अपॉन dx वैसे ही है जैसे मैंने ऊपर फॉर्म बताई है और यहाँ पे y ही है एग्जैक्टली और यहाँ पर आपके पास P जो है और Q जो है वो क्या होते हैं, या तो कांस्टेंट्स हो सकते हैं या तो फंक्शंस हो सकते हैं ओनली x फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पर y के साथ कुछ भी नहीं है तो मतलब क्या है 1, तो ये क्या है एक कांस्टेंट, तो मतलब P की वैल्यू यहाँ से क्या है एक कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर जो Q है वो क्या है साइन x, साइन x क्या होता है एक फंक्शन होता है, ठीक है। सो कांस्टेंट हो सकते हैं या तो फंक्शंस हो सकते हैं, यहाँ पर x की फॉर्म में होने चाहिए कब, जब आपके पास dy अपॉन dx हो, और जैसे ही आपके पास dx अपॉन dy की फॉर्म में हो, पहली बात यहाँ पर x होना चाहिए जैसे वहाँ पर y हो। तो यहाँ पर भी कुछ भी नहीं है तो p का मतलब यहाँ पर क्या है 1, एक कांस्टेंट वैल्यू है 1। यहाँ पर कुछ भी कांस्टेंट हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, बस वो क्या होना चाहिए इस फॉर्म है, dx अपॉन dy की फॉर्म में है तो आपके पास y की फॉर्म में हो सकते हैं। यहाँ पर भी cos y हो सकता था और 1 यहाँ पर भी हो सकता था, यहाँ आपके पास दोनों ही जगह फंक्शंस हो सकते थे या दोनों ही जगह कांस्टेंट्स भी हो सकते थे। सो डिपेंड करता है आपके पास किस तरह से वैल्यूज आती हैं। सो बस मेन मोटिव मेरा यहाँ पर यही है बताने का कि आपके पास p और q जो है वो है क्या, एक्चुअल में कांस्टेंट्स या फिर फंक्शंस हो सकते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में वो आपको y की फॉर्म में ही होने चाहिए या तो इस फॉर्म में होंगे तो x की फॉर्म में होने चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका q अगर फंक्शन था तो वो x की फॉर्म में ही है, कांस्टेंट तो कांस्टेंट ही रहता है ना, वो x और y का होता है, राइट। सो यहाँ पर आपके पास p अगेन 1 था और यहाँ पे q की वैल्यू cos y, तो y का ही फंक्शन है ये, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है लेकिन है ये y पैरामीटर का, राइट। तो इस तरह से अगर आपको पता चल जाती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आपकी इन फॉर्म्स में है तब एक प्रोसेस होता है अलग से, वो मैं भी बताने जा रही हूँ कि हम जनरल सॉल्यूशन किस तरह से फाइंड आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस। So, how to get the general and particular solution from the linear differential equation? So, I hope अब आपको इसका मतलब और इसका मतलब general में पता है क्या होता है। जैसे ही आपने देखा कि dy अपॉन dx की फॉर्म में है और यहाँ पर y देखा तो p और q आपने पहचान लिए कि यहाँ पे कौन सी फॉर्म में होने चाहिए,
x की फॉर्म में होनी चाहिए। यहाँ पे dx अपॉन dy है और यहाँ पर x है, तो p q जो है कॉन्स्टेंट्स या फंक्शंस होंगे किस फॉर्म में, y की फॉर्म में। अब यहाँ पर जनरल एंड पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालने के लिए जो प्रोसेस लिखा हुआ है वो बहुत ही छोटा सा प्रोसेस है, अगर आपको जल्दी से समझ आ जाता है वेल एंड गुड। तो हम देखते हैं यहाँ पर आइडेंटिटी फैक्टर। दोनों केसेस में आपको आइडेंटिटी फैक्टर निकालने पड़ेंगे। या तो आपके पास ये फॉर्म आएगी या तो आपके पास ये फॉर्म आएगी, और आपको दोनों से ही आना चाहिए निकालना, राइट। सो पैरामीटर का ही डिफरेंस है, नथिंग एल्स। यहाँ पे अगर dy अपॉन dx है तब आपको p q किस फॉर्म में मिलेंगे, x की फॉर्म में। अगर यहाँ dx अपॉन dy है तो p q के फंक्शंस या कॉन्स्टेंट्स आपको y की फॉर्म में मिलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आइडेंटिटी फैक्टर, यहाँ पर आपको एक आइडेंटिटी फैक्टर निकालना होता है IF, और इस IF का यूज़ भी होता है जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए। सो इसीलिए इम्पॉर्टेंट है, IF का यूज़ हम जनरल सोल्यूशन निकालने के लिए करेंगे, लेकिन उससे पहले आइडेंटिटी फैक्टर कैसे निकलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आइडेंटिटी फैक्टर का मतलब है लाइक दिस, एक्सपोनेंशियल, उसके ऊपर इंटीग्रेशन लगा हुआ है और यहाँ पे है p और यहाँ पर है dx। तो जब आपकी इस फॉर्म में होगी, जब आपके p और q जो कांस्टेंट्स होंगे वो x फॉर्म में होंगे, तब आपको आइडेंटिटी फैक्टर की वैल्यू ऐसे ही निकलती है। यहाँ पर भी ऐसे ही निकलेगी, एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन p जो भी वैल्यू होगी वो यहाँ पर आएगी। बस यहाँ पे है कि पैरामीटर का डिफरेंस है। यहाँ पे p के अगर x की फॉर्म में है तो यहाँ पे dx का ही इंटीग्रेशन होगा, क्योंकि p जो भी वैल्यू होगी वो x की फॉर्म में होगी, तो साथ में dx का ही होगा इंटीग्रेशन, राइट। सो यहाँ पर ऐसे ही p और q जैसे कि y फॉर्म में ही होंगे ओनली, तो p की वैल्यू डेफिनेटली y फॉर्म में होगी या कोई कांस्टेंट भी होगी, तो यहाँ पर उसका हमेशा dy के साथ ही इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी फैक्टर की वैल्यू कैसी होती है वो मैंने आपको बता दी है। सो यहाँ पे IF का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा आपको अच्छे से। ये ना हो कि अगर आप ये फॉर्म देख रहे हैं और आप ये वाला फैक्टर यूज़ करने लग गए हैं तो गलत आंसर आएगा। आपको ये ही वाला आइडेंटिटी फैक्टर यूज़ करना है जब ये फॉर्म होगी, और जब ये फॉर्म होगी तो यही वाला आइडेंटिटी फैक्टर आपको यूज़ करना है। अब बात आती है डायरेक्ट जनरल सोल्यूशन। जब ये आपका आइडेंटिटी फैक्टर निकल जाएगा उसके बाद आपके पास क्या करना है कि इक्वेशन आपको लिखनी होगी। क्या है वो, आप लिखेंगे y, सेम लाइन में यहाँ पे रिपीट कर रही हूँ, आप लिखेंगे y, मल्टीप्लाई कर देंगे अपने आइडेंटिटी फैक्टर को इसके साथ, इक्वल्स टू कंप्लीट इंटीग्रेशन। ये एक फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन पाने के लिए। अगर आपके पास इस तरह से लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आती है तो वो क्या है कि अब जो भी q की वैल्यू है वो यहाँ लिखोगे, जो भी आइडेंटिटी फैक्टर निकाला वो आप फिर से यहाँ पे मल्टीप्लाई करोगे, यहाँ पे dx के साथ ही होगा प्लस c। तो ये आपको बस बाद में इसका ही सॉल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, यही आपको सॉल्व करना होगा, क्योंकि इसी के साथ ही इंटीग्रेशन लगा हुआ है, नथिंग एल्स, ठीक है। तो एक तरह का फॉर्मूला है, डायरेक्ट आपको जनरल सोल्यूशन मिल जाएगा, यही प्रोसेस है। अगर ये फॉर्म आती है तो यहाँ पे y ना होते हुए x लिखोगे, IF के साथ ही मल्टीप्लाई करना है, अगेन कंप्लीट इंटीग्रेशन, q और आइडेंटिटी फैक्टर ही रखना है, बस यहाँ पे dy हो जाएगा, यहाँ dx था तो ठीक है। बस ये आपको दो फॉर्मूलाज याद करने हैं। पहले तो आपको फॉर्म पता चल जाती है, उसके बाद p की वैल्यू निकालेंगे। p एंड q की वैल्यू आपको इक्वेशन की फॉर्म देखने से ही पता चल जाएगी। उसके बाद आइडेंटिटी फैक्टर आपका निकल के आएगा एंड उसके बाद आप अपने आइडेंटिटी फैक्टर को यहाँ पे इस इक्वेशन में यूज़ करोगे और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। सो ऐसे ही हम कंप्लीट प्रोसेस जस्ट अभी एग्जाम्पल में फॉलो कर लेते हैं अपने सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स फॉर एक्सरसाइज 9.6। लेट्स सी एग्जाम्पल नंबर 20। फाइंड द जनरल सोल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस। सो मेरे पास ये आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आई है, ठीक है, इसका आपको निकालना है जनरल सोल्यूशन। सो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है कि dy अपॉन dx प्लस y भी है और साथ में एक कांस्टेंट वैल्यू है, और यहाँ पे अगेन जो आपके पास फंक्शन है यहाँ पे वो भी x की फॉर्म में ही है। जब dy अपॉन dx हो तब आपके पास ये जैसे मैंने आपको जनरल में बताया हुआ है py इज इक्वल्स टू q, और जहाँ पे p और q जो होंगे आपके कांस्टेंट्स हो सकते हैं, फंक्शंस हो सकते हैं ऑफ x ओनली। तो यहाँ पे x के ही है और कांस्टेंट कांस्टेंट है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे एक्स्ट्रा है
यहाँ पर क्या है x। तो यहाँ पे एग्जैक्टली इस फॉर्म में बनाने के लिए आपको यहाँ पर कुछ नहीं चाहिए, राइट। तो लेकिन ये x एक एक्स्ट्रा है, तो मैं यहाँ पे पूरी अपनी इक्वेशन लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड x से डिवाइड कर दूंगी, ताकि मेरे पास यही स्टैंडर्ड एग्जैक्टली इस तरह से बन पाए। ठीक है, सो यहाँ पर मैंने क्या किया, पहला स्टेप x से डिवाइड किया लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड जस्ट टू मेक दिस फॉर्म। सो यहाँ पे कैंसिल हो गया। सो यहाँ पर देखो एग्जैक्टली उसी फॉर्म में मैं लिख रही हूँ, y के साथ तो एक वैल्यू होनी चाहिए और यहाँ पे जो आपके पास ये एक x बचा है यहाँ पर, तो एग्जैक्टली y के साथ देखो एक कांस्टेंट एंड फंक्शन की फॉर्म में ही है। काइंड ऑफ आप इसको क्या कह सकते हो, एक फंक्शन भी कह सकते हो, राइट। सो यहाँ पर एक कंप्लीट एक वैल्यू है जो कि x की फॉर्म में ही है, और यहाँ पे q जो वैल्यू है वो भी एक x की फॉर्म में ही है। तो यहाँ से पहले क्या लिखोगे, p की वैल्यू, फिर लिखोगे q की वैल्यू, आपने नोट कर ली, इसी फॉर्म में है। अब आपको पता है इसका आइडेंटिटी फैक्टर निकालना होगा, और जिसका फॉर्मूला क्या है, लाइक दिस। सो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल और उसके ऊपर एक इंटीग्रेशन, और यहाँ पर क्या है, उसकी p की वैल्यू लिखोगे और किसके साथ, dx के साथ इसका इंटीग्रेशन। तो 2 जैसे कि एक कांस्टेंट वैल्यू है उसको मैंने बाहर लिख दिया। सो अब मेरे पास 1/x का इंटीग्रेशन बचा है, जिसका मतलब है log मॉड में x। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे को इतना पता है कि मेरे को अगर m log n है तो मैं इसको log n के ऊपर m लिख सकती हूँ इन द फॉर्म ऑफ पावर। तो ये 2 किसके ऊपर आ जाएगा, log x स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो अब इतना देख लो, जैसे ये आपको पता है एक रिजल्ट ये भी नोट कर लो कि जब एक्सपोनेंशियल और लॉग आते हैं तो ये ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पे लॉग के साथ जो भी वैल्यू आती है वो आपकी रह जाती है। सो कहने का मतलब है एक्सपोनेंशियल एंड लॉग गेट्स कैंसल्ड, राइट। सो यहाँ पे ई लॉग कैंसिल होके वैल्यू क्या बची आपके पास, लॉग में जो एंगल बचा दैट मीन्स एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आइडेंटिटी फैक्टर को सॉल्व करना है, जो भी उसका फॉर्मूला है। तो जैसे ही मैंने उसको सॉल्व किया, सिंप्लीफाई करते करते मेरे पास आइडेंटिटी फैक्टर की वैल्यू आ चुकी है, वो है एक्स स्क्वायर। तो अब आपको पता है मैंने एक इक्वेशन लिखी थी जनरल सोल्यूशन फाइंड करने के लिए थ्रू दिस आइडेंटिटी फैक्टर, वो लिखेंगे आपको डायरेक्ट वैल्यू मिल जाएगी। नाउ लेट्स सी दैट इक्वेशन। सो जब आपके पास dy/dx प्लस y py मतलब py इक्वल्स टू q इस फॉर्म में होता है, तब आपके पास जनरल सोल्यूशन की इक्वेशन कैसे बनती है, y किसके साथ मल्टीप्लाई होगा, आइडेंटिटी फैक्टर के साथ, कंप्लीट इंटीग्रेशन q की वैल्यू मल्टीप्लाई होगी आइडेंटिटी फैक्टर के साथ dx प्लस c। ठीक है, सो अब यहाँ पे आइडेंटिटी फैक्टर की वैल्यू लिख दो, q जो आपके पास स्टार्टिंग में आपके पास है वो उसकी वैल्यू लिख दो, आइडेंटिटी फैक्टर की वैल्यू अगेन। अब आपको करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है, नथिंग एल्स। तो एक्चुअल में इसको सॉल्व करना है, ये तो ऑलरेडी एक वैल्यू है दैट मीन्स yx स्क्वायर। आपको राइट हैंड साइड सॉल्व करना है, ये क्या वैल्यू बन गई, x की क्यूब। तो यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी, x 4/4 प्लस कॉन्स्टेंट। सो आई गेस अब आपको इसका मतलब अच्छे से क्लियरली पता चल गया होगा, राइट। अब इसको और कम्प्लीटली सॉल्व कर रहे हैं, ये एक्स स्क्वायर को उस साइड में शिफ्ट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आपके पास वैल्यू आएगी लाइक दिस। सो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, x²/4 c, और ये वैल्यू अगर मैं ऊपर लिखना चाहूँ न्यूमरेटर में, सो दिस इज़ द फाइनल आंसर फॉर एग्जाम्पल 20। आई होप आपको क्लियरली पता चल गया होगा कि हमें कैसे सॉल्व करने हैं अगर आपके पास इस तरह से फॉर्म होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सॉल्व एग्जाम्पल्स फॉर दिस एक्सरसाइज 9.6। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।